एक इंजेक्शन जो बिना एक्सरसाइज करे या जिम जाए आपका वेट कंट्रोल करे, एपिटाइट को म्यूट करे और 2026 के बाद इंडिया में 80 to 90% डिस्काउंट पे मिले। इस वीडियो में हम कवर करेंगे वेट लॉस ड्रग, उनका डेंजरस पास्ट, उनका रियल साइंस और कैसे इंडिया ग्लोबल वेट लॉस रिवॉल्यूशन का सेंटर बन सकता है। वेट लॉस की दुनिया में हमने सब कुछ ट्राई किया है, फैट बर्नर्स से लेकर मिरेकल टी तक, लेकिन अगर आप हिस्ट्री उठाकर देखें तो वेट लॉस ड्रग्स का ट्रैक रिकॉर्ड काफी डरावना रहा है। इनफैक्ट पिछले 100 सालों से हम सिर्फ एक डिजास्टर से दूसरे डिजास्टर की तरफ बढ़े हैं, लेकिन इस बार ओजेम्पिक और मोंजारो जैसे वेट लॉस ड्रग्स ने पूरी दुनिया में जो तूफान लाया है वो अलग क्यों है। इसे समझने के लिए पहले हमें उस डर्टी हिस्ट्री को देखना होगा जिसे फार्मा कंपनीज अक्सर छुपा देती है। सबसे पहले बात करते हैं 1930s की। उस टाइम साइंटिस्ट ने सोचा कि अगर बॉडी का मेटाबॉलिज्म आर्टिफिशियली तेज कर दिया जाए तो फैट अपने आप जल जाएगा। इसी आइडिया से एक ड्रग आया जिसका नाम था डीएनपी। ये ड्रग बॉडी को ज्यादा कैलोरीज बर्न करने के लिए फोर्स करता था। लोग नॉर्मल खाना खाते थे लेकिन उनका वेट काफी तेजी से कम हो रहा था। प्रॉब्लम ये थी कि डीएनपी असल में एक इंडस्ट्रियल केमिकल था जो एक्सप्लोजिव्स में यूज होता था। इसे मेटाबॉलिज्म इतना ज्यादा बढ़ जाता था कि बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल से बाहर चला जाता। ये ड्रग लेने से लोग अंदर से ओवरहीट होने लगे, ऑर्गन्स फेल हुए और कई केसेस में लोगों की मौत तक हो गई। वेट लॉस हुआ लेकिन किस कीमत पर। फिर आया 1950s। तब अप्रोच थोड़ी सी बदल गई। साइंटिस्ट ने कहा अगर भूख ही कम कर दी जाए तो लोग कम खाएंगे और वेट अपने आप गिरेगा। इस आइडिया से डॉक्टर्स ने एम्फेटामाइंस को प्रिस्क्राइब करना शुरू किया। ये ड्रग्स डायरेक्टली दिमाग के हंगर सिग्नल्स को सप्रेस करती थी, भूख कम लगती थी, एनर्जी हाई रहती थी और लोग बिना ज्यादा एफर्ट के पतले हो रहे थे। लेकिन धीरे धीरे ये ड्रग्स एडिक्शन का रीजन बन गई। हार्ट प्रॉब्लम्स, एंग्जाइटी, मेंटल इंस्टेबिलिटी और डिपेंडेंस इतनी बढ़ गई कि ये सॉल्यूशन भी अनसेफ प्रूव हुआ। फिर 1990s में फेनपेन आया जिसे एक बैलेंस्ड और सेफ सॉल्यूशन माना गया था। इस ड्रग ने एपेटाइट कंट्रोल किया और इससे कंट्रोल वेट लॉस होता था। बहुत ज्यादा लोग इसे यूज कर रहे थे और डॉक्टर्स भी कॉन्फिडेंटली प्रिस्क्राइब कर रहे थे। लेकिन कुछ सालों बाद पता चला कि ये ड्रग हार्ट के वॉल्स को परमानेंटली डैमेज कर रहा है। ये डैमेज तुरंत नहीं दिखता था लेकिन इरिवर्सिबल था। रिजल्ट ये हुआ कि ड्रग बैन हो गई और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को मैसिव लॉ सूट्स का सामना करना पड़ा। फिर ईयर 2000s में ओरलिस्टेट आया। इस बार दिमाग या हार्मोन को टच नहीं किया गया। ये ड्रग सिंपली खाने के फैट का एक हिस्सा बॉडी में अब्सॉर्ब होने से रोक देता था। टेक्निकली ये सेफर अप्रोच थी और हार्ट या ब्रेन पर कोई डायरेक्ट इफेक्ट नहीं था, लेकिन इसका एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम था। जो फैट अब्सॉर्ब नहीं होता वो बॉडी से अनकंट्रोल तरीके से बाहर निकलता था। इसे लेने से लोगों को एम्बैरेसिंग सिचुएशंस फेस करनी पड़ी जिसे हैंडल करना उनके लिए मुश्किल हो गया। इसलिए इस ड्रग का लॉन्ग टर्म अडॉप्शन लिमिटेड रह गया। हर जनरेशन में वेट लॉस का एक नया सॉल्यूशन आया, काम भी किया, लेकिन ह्यूमन बॉडी के साइड इफेक्ट्स को अंडर एस्टिमेट कर दिया गया। इसी वजह से हर परफेक्ट वेट लॉस ड्रग आखिर में फेल होती गई। तो फिर सवाल यह है कि ओजेम्पिक, मोंजारो जिन्हें GLP-1 ड्रग्स भी कहा जाता है, उनमें ऐसा क्या है जो इनको बाकी वेट लॉस ड्रग से अलग बनाता है। अब तक जो भी ड्रग्स आए वो बॉडी पर एक तरह का एक्सटर्नल प्रेशर डालते थे। कभी मेटाबॉलिज्म को जबरदस्ती तेज कर दिया, कभी भूख को सप्रेस कर दिया और कभी फैट अब्जॉर्प्शन को ब्लॉक कर दिया। मतलब बॉडी से लड़कर वेट कम करने की कोशिश की जा रही थी। GLP-1 ड्रग्स यहाँ अलग हो जाते हैं। ये बॉडी के सिस्टम को फोर्स नहीं करते बल्कि उसी सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं। ये उस नेचुरल हार्मोन जिसे GLP-1 कहा जाता है उसको मिमिक करते हैं जो खाना खाने के बाद बॉडी खुद रिलीज करती है। इसका इफेक्ट सिर्फ पेट तक लिमिटेड नहीं होता, पेट धीरे धीरे एम्प्टी होता है, इसलिए जल्दी भूख नहीं लगती। साथ ही ये हमारे ब्रेन पर काम करके कांस्टेंट फूड नॉइज को कम कर देते हैं। वो अननेसेसरी क्रेविंग्स जो बिना भूख के भी आती रहती है। पहली बार वेट लॉस का अप्रोच ऐसा है जहां हम बॉडी को कंफ्यूज नहीं कर रहे हैं बल्कि बॉडी की अपनी लैंग्वेज में उसे सिग्नल दे रहे हैं। और इसी वजह से इंडिया जैसे देश में जहां डायबिटीज और ओबेसिटी ऑलमोस्ट हर फैमिली को टच कर चुकी है, ये ड्रग्स सिर्फ एक और ट्रेंड नहीं लगते बल्कि एक लॉन्ग टर्म शिफ्ट की तरह दिखते हैं। तो अब समझते हैं कि ये कैसे GLP-1 को मिमिक करती हैं और फूड नॉइज को कम करती हैं। ये सिर्फ फैट बर्न नहीं करते, ये आपके दिमाग के साथ एक बायोलॉजिकल डील करते हैं। सबसे बड़ा गेम चेंजर है फूड नॉइज का खत्म होना। इमेजिन कीजिए आपका दिमाग एक रेडियो स्टेशन है जो 24 घंटे सिर्फ खाने के बारे में चिल्ला रहा है, समोसा खाओ, अभी मीठा चाहिए, डिनर में क्या है। ये ड्रग्स उस रेडियो का वॉल्यूम 0 कर देते हैं। जब दिमाग शांत होता है तो आपको खाने की ऑब्सेशन नहीं रहती। इसे ही कहते हैं म्यूटिंग द फूड नॉइज। लेकिन ये बायोलॉजिकल लेवल पर होता कैसे है? इसके 2 मेन वेपन्स हैं। पहला, गैस्ट्रिक एम्प्टिंग को स्लो करना। बेसिकली ये ड्रग्स आपके पेट को बोलता है कि खाने को धीरे धीरे डाइजेस्ट करो। इसका रिजल्ट
आप थोड़ा खाते हैं और आपका पेट फुल हो जाता है और आप घंटों तक सेशिएटेड यानी भरा हुआ फील करते हैं। दूसरा, हार्मोन मिमिक्री। हमारी बॉडी नेचुरली एक हार्मोन बनाती है GLP-1, जो खाना खाने के बाद रिलीज होता है और दिमाग को फुल होने का सिग्नल देता है। लेकिन नेचुरली ये हार्मोन सिर्फ कुछ मिनट्स तक बॉडी में रिलीज रहता है। ये ड्रग उस हार्मोन की कॉपी है, लेकिन ये 10 गुना ज्यादा देर तक सिस्टम में टिके रहता है। मतलब आपकी बॉडी को लगता है कि आपने अभी अभी एक बड़ा मील खाया है, चाहे आपने सिर्फ एक छोटा सा एप्पल ही क्यों ना खाया हो। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, स्पेशली हम इंडियंस के लिए, हम अक्सर खुद को कोसते रहते हैं कि मुझ में विल पावर नहीं है या मैं डाइट फॉलो नहीं कर पाता। लेकिन सच ये है कि हमारी लड़ाई हमारे डीएनए से भी है। साइंटिस्ट इसे फैमिन डीएनए कहते हैं। हजारों सालों तक हमारे पूर्वजों ने अकाल, फैमिन्स और भूखमरी देखी है। इसका नतीजा ये हुआ है कि हमारा इंडियन डीएनए कैलोरीज को गोल्ड की तरह ट्रीट करता है। जैसे ही आप डाइटिंग शुरू करते हैं, आपकी बॉडी फैमिन प्रोटोकॉल ऑन कर देती है। वो मेटाबॉलिज्म स्लो कर देती है और हंगर हार्मोन्स को 10 गुना ज्यादा बढ़ा देती है। इसलिए इंडियंस के लिए वेट लॉस सिर्फ डिसिप्लिन की बात नहीं है, ये बायोलॉजी के खिलाफ एक जंग हो जाती है। और ये ड्रग्स वही टूल है जो इस जेनेटिक कोडिंग को बाईपास करने में मदद करते हैं। अब तक हमने देखा कि ये ड्रग्स हमारी बायोलॉजी को कैसे हैक करते हैं। अभी सिचुएशन ये है कि ओजेम्पिक जैसे मेडिसिन पर ग्लोबल जायंट्स की छत्रछाया है। अगर आप यूएस में हैं तो आपको हर महीने लगभग $1000 यानी करीब करीब 85 से 90 हजार रुपए इन दवाइयों के लिए खर्च करने पड़ते हैं। तो सवाल ये बनता है कि क्या ये मेडिसिन सिर्फ अमीरों और हॉलीवुड सेलेब्स का शौक बनकर रह जाएगी? इसका आंसर है जी नहीं। इंडिया के कंटेक्स्ट में असली कहानी शुरू होती है मार्च 2026 से, एक ऐसा महीना जिसमें इन मेडिसिन का इंडिया में पेटेंट एक्सपायर हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? जैसे ही पेटेंट की दीवार गिरेगी, इंडियन फार्मा जायंट जैसे सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज इसका जेनेरिक वर्जन इंडिया में लॉन्च कर देंगे। जो ड्रग्स आज एक हॉलीवुड लग्जरी है, वो एक इंडियन कमोडिटी बन सकता है। एक्सपर्ट्स का माना जाए तो इंडिया में ये जेनेरिक इंजेक्शन सिर्फ 3000 से लेकर 5000 प्रति माह की रेंज में हमें दिखने को मिल सकती है। ये एक मैसिव प्राइस आर्बिट्राज क्रिएट करेगा, जब वही सेम मॉलिक्यूल यूएस में 80,000 का मिलेगा और इंडिया में 4 से 5,000 का। लेकिन ये रास्ता इतना आसान भी नहीं है। वेस्टर्न कंपनीज इतनी आसानी से अपना गोल्ड माइन नहीं छोड़ेंगी। लीगल ब्लडबाथ पहले ही शुरू हो चुका है। दिल्ली हाई कोर्ट में पेटेंट्स को लेकर कई केसेस पेंडिंग है। सबसे बड़ा चैलेंज लिक्विड दवाई बनाना नहीं, बल्कि वो हाईटेक पेन बनाना है, जिससे ये पेनलेसली इंजेक्ट किए जाते हैं, क्योंकि उस डिवाइस पर पेटेंट्स अभी भी बरकरार है। फिर भी 2026 वो साल होगा जब दुबलापन एक लग्जरी नहीं बल्कि आम जनता के लिए एक एक्सेसिबल प्रोडक्ट बन जाएगा। इंडिया दुनिया की वो फैक्ट्री बनने जा रहा है जो पूरी दुनिया को थिन बनाएगी, और इसी के साथ स्टार्ट होगा एक नया इकोनॉमिक और हेल्थ केयर एरा। 20th सेंचुरी में इंडिया फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड था, तो 21st सेंचुरी में हम बनने जा रहे हैं दुनिया की स्किनी फैक्ट्री। इंडिया के फार्मा जायंट्स जैसे सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला सिर्फ वेट नहीं कर रहे, वो वॉर फुटिंग पर तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने अपने पेप्टाइड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स में करोड़ों डॉलर्स इन्वेस्ट कर दिया है। क्यों? ताकि जैसे ही 2026 की डेडलाइन हिट हो, वो ग्लोबल मार्केट को जेनेरिक ओजेम्पिक, जिसे सेमाग्लूटाइड भी कहते हैं, उससे फ्लड कर सके। डॉक्टर रेड्डीज तो ऑलरेडी इन ड्रग्स को 87 कंट्रीज में लॉन्च करने का प्लान बना चुका है। लेकिन असली धमाका होगा ग्रे मार्केट में। सोचिए, एक तरफ यूएस जहां लोग फर्नीचर बेचकर इन इंजेक्शंस की ईएमआई भर रहे हैं, और दूसरी तरफ इंडिया होगा जहां वही सेम क्वालिटी की दवाई लगभग 95% सस्ती मिलेगी। ये मैसिव प्राइस गैप एक ऐसी स्मगलिंग इकोनॉमी को जन्म देगा जो हमने पहले कभी नहीं देखी। लोग सिर्फ इंडिया ताजमहल देखने नहीं आएंगे, बल्कि वो मेडिकल टूरिज्म के नाम पर आएंगे और साल भर का स्किनी जैप का कोटा लेकर जाएंगे। इंटरनेट पर ऐसी इलीगल फार्मेसीज की भीड़ लग जाएगी जो इंडिया से डायरेक्ट वेस्ट में पार्सल भेजेंगी, ठीक वैसे ही जैसे जेनेरिक वाइग्रा के साथ हुआ था। लेकिन ये रास्ता इतना क्लियर नहीं है, क्योंकि पीछे चल रहा है एक लीगल ब्लडबाथ। फिलहाल दिल्ली हाई कोर्ट एक जंग का मैदान बन चुका है। ग्लोबल जायंट नोवो नॉर्डिस्क ने सन फार्मा और डॉक्टर रेड्डीज पर केसेस की बारिश कर दी है। उनका कहना है कि जब तक हमारा डिवाइस पेटेंट यानी वो इंजेक्शन पेन का पेटेंट वैलिड है, तब तक कोई और इसे टच नहीं कर सकता। लेकिन इंडियन कंपनीज का काउंटर अटैक और भी सॉलिड है। वो इसे कहते हैं एवरग्रीनिंग। उनका क्लेम है कि बिग फार्मा कंपनी सिर्फ छोटे मोटे बदलाव करके अपने पुराने पेटेंट्स को जबरदस्ती खींच रही है ताकि मोनोपोली बने रहे। कोर्ट ने अभी एक बड़ा फैसला सुना है। सन फार्मा और डॉक्टर रेड्डीज को मैन्युफैक्चर और एक्सपोर्ट करने की इजाजत दे दी है, बस वो अभी इंडिया में इसे नहीं बेच सकते। ये एक बहुत बड़ा सिग्नल है। इंडिया ने साफ कर दिया है कि वो ग्लोबल सप्लाई चेन को ब्लॉक नहीं होने देंगे। हम सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए
अफोर्डेबिलिटी का दरवाजा खोलने वाले हैं। लेकिन क्या इस सस्ती दवाई की भीड़ में हम इसके साइड इफेक्ट्स को इग्नोर कर रहे हैं? हमने 2026 के सस्ते इंजेक्शंस और ग्लोबल रिवॉल्यूशन की बात तो कर ली, लेकिन अब उस सच्चाई की तरफ बढ़ते हैं जो शायद आपका डॉक्टर या फार्मा कंपनी आपको नहीं बताएगी। हम इंडियंस के लिए ये मिरेकल ड्रग एक हिडन हेल्थ रिस्क भी हो सकता है। सबसे पहला खतरा है हमारा बॉडी स्ट्रक्चर। हम इंडियंस दुनिया भर में स्किनी फैट होने के लिए जाने जाते हैं। हमारी हड्डियां और मसल्स पहले से ही कम होते हैं और हमारे ऑर्गन्स के आसपास विसरल फ्लैट ज्यादा होता है। अब यहाँ एक बड़ा कैच है, जब आप ओजेम्पिक या कोई भी GLP-1 ड्रग लेते हैं तो आप सिर्फ फैट लूज नहीं करते। रिसर्च कहती है कि इस प्रोसेस में होने वाला वेट लॉस का लगभग 40% हिस्सा आपका मसल मास होता है। एक ऐसी पॉपुलेशन के लिए जो पहले से ही सार्कोपेनिया यानी मसल की कमी से जूझ रही है, ये एक डिजास्टर है। अगर हमने बिना प्रोटीन और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के ये इंजेक्शंस लिए तो 20 साल बाद इंडिया में वेट लॉस की सक्सेस स्टोरी नहीं बल्कि एक फ्रैलिटी एपिडेमिक होगी, जहां कुछ लोग दुबले तो होंगे लेकिन उनके पास चलने या खड़े होने की ताकत नहीं होगी। पर इसका एक सीधा सॉल्यूशन है कि मेडिसिन के साथ साथ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और प्लेंटी ऑफ प्रोटीन इंटेक चालू रखना ताकि मसल्स रिगेन होते रहें। सेकेंड प्रॉब्लम इज दिस इज फाइनेंशियल ट्रैप एज वेल। भले ही 2026 में दवाई सस्ती हो जाए, लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स का खर्चा आपका बजट बिगाड़ सकता है। ये ड्रग पैनक्रियाटिटिस मतलब पैनक्रियाज में सूजन या गैस्ट्रोपेरेसिस मतलब पेट का पैरालाइज हो जाना जैसे कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर रहे हैं। एक आम इंडियन फैमिली के लिए एक सस्ता इंजेक्शन लेना तो आसान हो सकता है, लेकिन उसके बाद होने वाले हॉस्पिटल के लंबे बिल्स और मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस उन्हें बैंकरप्सी की कगार पर खड़ा कर सकते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि यार मुझे क्या होगा, लेकिन जब ये ड्रग्स मास मार्केट बन जाएंगे तो कॉम्प्लिकेशंस के नंबर्स भी मैसिव हो सकते हैं। यही वजह है कि इस मिरेकल ड्रग एरा में कदम रखने से पहले आपका सेफ्टी नेट तैयार होना चाहिए। इन ड्रग्स के क्लिनिकल यूज से मास मार्केट बनने का सफर तभी सेफ है जब आपके पास एक सॉलिड हेल्थ इंश्योरेंस हो, क्योंकि जब बायोलॉजी बैकफायर करती है तो सिर्फ साइंस नहीं, सही फाइनेंशियल प्लानिंग ही आपको बचा सकती है। दुबले होने की चाह में कहीं हम अपने शरीर और अपनी सेविंग्स दोनों को खतरे में ना डाल दें। तीसरा खतरा है जिसे लोग सक्सेस समझकर भूल जाते हैं, द वेट रिगेन रिबाउंड। दुनिया इसे वेट लॉस की गोली कहती है, लेकिन असल में ये एक लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन है। प्रॉब्लम यह है कि जैसे ही आप ये इंजेक्शंस छोड़ते हैं, आपकी बॉडी का नेचुरल फैमिन डीएनए दोबारा एक्टिवेट हो जाता है। साइंटिस्ट ने देखा है कि जो लोग ये ड्रग बंद करते हैं, उनकी भूख पहले से भी ज्यादा तेजी से वापस आ जाती है, क्योंकि आपने बायोलॉजी को हैक किया था। इसलिए जैसे ही वो हैक हट जाता है, बॉडी तेजी से फैट वापस जमा करने लगती है। मतलब अगर आपने एक बार शुरू किया तो शायद आपको ये हमेशा के लिए फॉर द लाइफ टाइम ये ड्रग्स लेनी पड़ेंगी। हमने फिजिकल हेल्थ रिस्क की तो बात कर ली, लेकिन इस मैजिक जैब का और एक हिस्सा है जो अक्सर हेडलाइन से गायब रहता है, आपके दिमाग और आपके सेफ्टी पर होने वाला असर। पहले बात करते हैं उस इम्पैक्ट की जो दिखता नहीं है, सिर्फ महसूस होता है, विच इज साइकोलॉजिकल टोल। यूरोपियन और अमेरिकन हेल्थ रेगुलेटर्स ने GLP-1 ड्रग्स और सुसाइडल आइडिएशन या डिप्रेशन के बीच एक चिंताजनक लिंक देखा है। सोचिए, ये ड्रग्स दिमाग के उस रिवार्ड सेंटर को म्यूट करता है जो आपको खाने से खुशी देता है। लेकिन दिमाग में बटन्स इतने सिंपल नहीं होते। जब आप खाने की जॉय को ब्लॉक करते हैं तो कभी कभी लाइफ की दूसरी खुशियां भी फ्लैट फील होने लगती हैं। इसे डॉक्टर्स एनहिडोनिया कहते हैं, जहां आपको किसी भी चीज में मजा आना बंद हो जाता है। इंडिया जैसा देश जहां मेंटल हेल्थ पर पहले ही बात कम होती है, वहां इस तरह के साइड इफेक्ट्स एक साइलेंट क्राइसिस बन सकता है। लेकिन इसे भी बड़ा और इमीडिएट खतरा है द काउंटरफिट थ्रेट। जैसे ही ओजेम्पिक का क्रेज बढ़ा, इंडिया के टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप्स में एक नया बाजार सज गया। यहाँ लोग जेनेरिक ओजेम्पिक या सेमाग्लूटाइड पाउडर के नाम पर अनप्यूरिफाइड पाउडर्स और वायल बेच रहे हैं। ये अक्सर ऐसी कंपाउंडिंग फार्मेसीज से आते हैं जिनकी कोई रेगुलेशन नहीं है। इन फेक इंजेक्शंस में कभी कभी इंसुलिन होता है जो आपका शुगर लेवल इतना गिरा सकता है कि आप कोमा में जा सकते हो, और कभी कभी सिर्फ नमक का पानी। इन शब्दों को याद रखिए, अनवेरिफाइड और चीप का कॉम्बो वेट लॉस ड्रग्स के मामले में जानलेवा हो सकता है। बिग फार्मा और इंडियन जायंट्स के बीच की लीगल जंग का फायदा उठाकर ये इलीगल प्लेयर्स मार्केट में जहर घोल रहे हैं। जब तक आप एक वेरीफाइड डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन और एक रजिस्टर्ड फार्मेसी से ये दवाई नहीं ले रहे हैं, आप एक केमिकल लॉटरी खेल रहे हैं जहां जैकपॉट नहीं, सिर्फ हॉस्पिटल का बेड है। वेट लॉस एक सफर है, लेकिन शॉर्टकट के चक्कर में कहीं हम गलत रास्ते पे ना निकल जाएं। हमने साइंस, पैसा और खतरों की बात तो कर ली, लेकिन ये रिवॉल्यूशन सिर्फ हॉस्पिटल्स या फार्मेसीज तक नहीं रुकेगा। ये हमारी सोसाइटी के सबसे पुराने कंसेप्ट्स को हिला के रखने वाला है। सबसे पहला निशाना है द डेथ ऑफ डाइट कल्चर। सदियों से हमें बताया गया है कि पतला होने का रास्ता जिम और केल सैलड से होकर गुजरता है।
इंडिया में मल्टी बिलियन रुपए की फिटनेस इंडस्ट्री है। जिम मेंबरशिप से लेकर एक्सपेंसिव डाइट स्नैक्स तक इस बात पर टिकी है कि वेट लॉस मुश्किल है, लेकिन जब एक वीकली इंजेक्शन वो रिजल्ट 3 महीने में दे देगा जो जिम 3 साल में नहीं दे पाया, तो क्या लोग उन हेवी वेट्स को उठाएंगे? ये ड्रग्स हमारी हेल्थ फूड इंडस्ट्री के लिए एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। अगर दिमाग ने मीठा खाने की इच्छा ही मार दी तो उन शुगर फ्री या कीटो चॉकलेट्स कौन खरीदेगा? हम एक ऐसी दुनिया की तरफ बढ़े जा रहे हैं जहां फिटनेस मेहनत से नहीं बल्कि मेडिसिन से डिफाइन होगी, और यही से पैदा होता है एक गहरा इथिकल डिलेमा। इज दिस चीटिंग? सोशल मीडिया पर अक्सर लोग कहते हैं कि इंजेक्शन लेकर पतला होना इजी वे आउट है या धोखा है, लेकिन क्या यह मोरल जजमेंट सही है? इंडिया में लगभग 18 करोड़ लोग या तो ओबीज है या फिर टाइप 2 डायबिटीज से जूझ रहे हैं। इनमें से करोड़ों लोग ऐसे हैं जिन पर डाइट्स काम नहीं करती क्योंकि उनकी बायोलॉजी उनके खिलाफ है, जैसा हमने फैमिन डीएनए वाले सेक्शन में देखा था। तो सवाल यह है, क्या हम एक बीमार इंसान को चीटिंग का ताना देंगे जब वो एक लाइफ सेविंग मेडिसिन यूज कर रहा हो? जब कोई बीपी की गोली लेता है तो हम उसे चीटिंग नहीं कहते। जब कोई डिप्रेशन के लिए थेरेपी लेता है तो हम उसे शॉर्टकट नहीं कहते हैं। फिर ओबेसिटी के लिए ये भेदभाव क्यों? ये ड्रग्स हमें मजबूर करेंगे कि हम दुबलेपन को एक अचीवमेंट की तरह नहीं बल्कि एक हेल्थ आउटकम की तरह देखें। 2026 के बाद वेट लॉस विल पावर का टेस्ट नहीं रह जाएगा बल्कि एक सिंपल हेल्थ केयर चॉइस बन जाएगा। लेकिन क्या ये थिननेस हमारी असली प्रॉब्लम सॉल्व करेगी? इन कंक्लूजन, हमने 1930s के डेंजरस एक्सप्लोजिव से लेकर 2026 के सस्ते जेनेरिक इंजेक्शन का सफर देख लिया। असलियत में ये इंडियन मिडिल क्लास पर होने वाला दुनिया का सबसे बड़ा बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट है। पहली बार करोड़ों लोग अपनी बायोलॉजी को बाईपास करने की कोशिश करेंगे। हम एक ऐसी सोसाइटी बनने जा रहे हैं जहां बॉडी वेट अब कोई परमानेंट स्टेट नहीं है बल्कि एक ऐसी चीज बन गई है जिसे हम स्विच की तरह ऑन या ऑफ कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए, जब हम नेचुरल सिस्टम के साथ इतने बड़े लेवल पर छेड़छाड़ करते हैं तो उसके लॉन्ग टर्म नतीजे आने में सालों लग जाते हैं। इस वीडियो का पर्पस आपको डराना नहीं है और ना ही ब्लाइंडली इन मेडिसिन की हाइप बढ़ाना है। हर मेडिसिन के साथ बेनिफिट्स भी होते हैं और साइड इफेक्ट्स भी। आखिर में डिसीजन आपका है, बस रिस्क और रिवॉर्ड को समझकर चूज कीजिए कि आपके लिए क्या ज्यादा मैटर करता है। एंड ऐसे ही इंफॉर्मेशनल वीडियोस के लिए रीड राइट रिपीट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दिस इज विजय देशमुख साइनिंग ऑफ।